क्या कंप्लेंट लिखानी? सर मुझे मेरी आई की मिसिंग कंप्लेंट लिखानी है। क्या नाम है तुम्हारी आई का? सर नीलिमा मोरे। उम्र? सर 40 साल। कोई फोटो लाया हो? जी सर। कब से लापता है तुम्हारी आई? सर एग्जैक्ट डेट तो नहीं पता, पर कुछ दिनों से उनका फ़ोन नहीं लग रहा है। तुम अपनी आई के साथ नहीं रहते? नहीं सर, मैं अपनी मौसी के साथ रहता हूँ चैम्बूर में। सर एक्चुअली मेरा कॉलेज वहीं है, तो मैं उन्हीं के घर रहकर पढ़ता हूँ और मैं बचपन से अब तक उन्हीं के साथ रहा हूँ। चैम्बूर के कौन से कॉलेज में पढ़ते हो तुम? सर प्रेरणा कॉलेज, और इसी साल मैंने 12th के एग्ज़ाम दिए सर। आई से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर वैसे तो हमारी हर रोज़ बात होती रहती थी, लेकिन पिछले दिनों हमारी बातचीत काफ़ी कम हो पा रही थी। सर मैंने 2-3 दिन पहले आई को फ़ोन किया तो उनका नंबर अनरीचेबल था। क्या हुआ, फोन नहीं लगा? देखो ना मौसी, आज 3 दिन हो गए, आई का फोन अभी भी स्विच ऑफ आ रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, आई को देख के आता हूँ। हो बड़ा जा। सर एक्चुअली मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ, तो पढ़ाई और कोचिंग के चक्कर में बिजी रहता हूँ। आज मेरी छुट्टी थी तो सोचा आकर आई से मिल लूँ। जब आया तो देखा सर घर पे ताला लगा था। मैंने आई के पड़ोसियों से पूछा, आपने मेरी आई को कहीं देखा क्या? नाही, 2-3 दिवसात नाही बघितलं। ना वो घर पे थी ना उनका फ़ोन ऑन है, तो सर मुझे कुछ ठीक नहीं लगा, इसलिए मैं आपके पास आया। तुम्हारी आई कहीं काम भी करती हैं? जी सर। कहाँ? किसी एनजीओ में काम करती है। तुम जानते हो उस एनजीओ के बारे में? सर मैंने कभी पूछा ही नहीं उनसे। ठीक है, फिलहाल तुम जाओ। जैसे ही तुम्हारी आई के बारे में कुछ पता चलेगा हम तुम्हें बताएंगे। कामले? जी सर। इनकी कंप्लेंट लिखो। सर। पाटिल सर, नीलिमा का फोटो आसपास के हर पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट करो। इसके कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल भी मंगवाओ, और जिस एनजीओ के लिए काम करती है उसके बारे में पता करो। ओके सर। आई, मैंने जय की मम्मी से एडवांस के बारे में बात कर लिया है और शायद कल तक मिल भी जाएगा। आई, काय झालं? तू ठीक तो है ना? तेरे बाबा का फोन आया था। उन्होंने क्यों फोन किया? अब क्या चाहिए उनको? और 6 सालों बाद उन्हें अपनी बीवी और बच्चे की याद कैसे आ गई? उन्होंने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा है। शर्मिंदा है या उस औरत ने लात मारकर निकाल दिया उन्हें? किस पर भरोसा कर रही है? उस आदमी पर जिसने बार बार हमारे भरोसे का कत्ल किया है। बाळा, कभी कभी इंसान को अपनी गलतियों का एहसास होता है, और ऐसे में अगर वो इंसान अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना चाहे तो उसे एक मौका देना चाहिए ना। कोई मौका देने की जरूरत नहीं है। वो इस घर में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे, और ये फैसला मैंने आज नहीं किया है, उसी दिन कर लिया था जिस दिन वो हमें छोड़ के चले गए थे। वो दिन तो याद है ना तुझे? अरे रुकिए ना। क्या है? 16 साल हो गए हमारी शादी को, 14 साल की बच्ची है हमारी। आज तक आपसे कुछ नहीं बोली। मैं ये सोचती थी कि आप चाहे रात किसी के भी साथ बिताइए, लेकिन सुबह होते तो घर आते। लेकिन आज आप उस बाजार औरत के साथ रहने जा रहे हैं, अपनी बीवी और बच्ची को छोड़ के। मेरी जो मर्जी होगी करूंगा, मेरे रास्ते में मत आ। इतने साल बाहर रहने के बाद उन्हें भी तो समझ में आया होगा ना कि अपना परिवार ही आखिर अपना होता है। कोई अगर तुझे कह देना कि ताजमहल आगरा में नहीं मुंबई में है तो यकीन कर लेना, लेकिन इंसान की फितरत बदल गई है, इस पर कभी यकीन मत करना। अगपन आई, मैंने फैसला कर लिया है ना, वो इस घर में नहीं आएंगे मतलब नहीं आएंगे। फिर चाहे वो बिगड़ जाए, सुधर जाए, जिंदा रहे या मर जाए। अगर आई। नमस्कार, आदाब। क्राइम पेट्रोल डायल 100 में आप सबका स्वागत है। कहते हैं कि जिंदगी एक अद्भुत पहेली है जिसका हल निकालते निकालते हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जिंदगी की इस पहेली को हर कोई अपने तरीके से सुलझाने की कोशिश करता है, और हर एक की कोशिश यही होती है कि इस पहेली का उत्तर अच्छा और आनंददायी ही निकले। लेकिन जिंदगी की इस पहेली का हल अगर किसी बात पर निर्भर करता है तो वो है इसी जिंदगी में किए गए हमारे कर्म और इसे संवारने की हमारी मेहनत। कभी कभी इसी पहेली में कुछ लोग जिंदगी में इतने भटक जाते हैं कि उनके हाथ कुछ नहीं लगता, ना तो चैन से जी पाते हैं और ना ही दूसरों के जीवन में खुशियों का योगदान दे पाते हैं, और अपने साथ साथ दूसरों की बर्बादी का सबब भी बन जाते हैं। मुंबई के बोरीवली इलाके में पुलिस के सामने एक ऐसा पेचीदा केस आया जो सामने से देखने में एकदम सीधा साधा लग रहा था, लेकिन तहकीकात के दौरान एक उलझी हुई पहेली बन गया। सर,
सर ये रही नीलिमा की लास्ट लोकेशन और कॉल रिकॉर्ड की डिटेल्स। तो उनका फ़ोन लास्ट टाइम गुराई खाड़ी के पास 16 अक्टूबर दोपहर तक एक्टिव था। उसके बाद से फ़ोन स्विच ऑफ जा रहा है। ठीक है, इस लास्ट लोकेशन पे एक टीम सर्च के लिए भेजो। सर इस कॉल रिकॉर्ड से एक बड़ी सरप्राइजिंग बात सामने आई है। नीलिमा अपने बेटे के साथ साथ 3 और लोगों से बात किया करती थी, जिसमें से एक नंबर अभी डेड जा रहा है। सर इस नंबर की डिटेल जानने की कोशिश की तो पता चला कि किसी रवि वाघमारे नाम के फेक आईडी पे लिया गया। और बाकी के 2 नंबर जो यूज कर रहे हैं वो लोग कौन है? सर एक आदमी है मुश्ताक और एक लड़की है मनीषा। इन दोनों को बुला लिया है पुलिस स्टेशन पूछताछ के लिए। गुड। आई ने बेशरम किस्म के इंसान निकले आप तो। इतना सब कुछ हो जाने के बाद आपकी हिम्मत कैसे हुई इस घर में वापस आने की? बेटा ये अपना ही घर तो है। ये सुजाता मेरी बीवी। ये घर जिसका था, ये बीवी जिसकी थी और मैं जिसकी बेटी थी, वो इंसान 6 साल पहले ही मर चुका है। तो आप कौन है मुझे पता नहीं। निकल जाइए। मनीषा बेटा इसमें तेरी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती थी और मैं मानता हूँ बेटा, और मुझे एक मौका तो मिल। कितने मौके चाहिए आपको, जब 6 सालों से मेरी माँ शादीशुदा होते हुए भी एक विधवा की जिंदगी जी रही थी, जब मैं 6 सालों से अनाथ की जिंदगी जी रही थी। आपने हमें बहुत टॉर्चर कर लिया, लेकिन आपने आपकी कोई बात नहीं सुननी। बेटा मुझे अब निकल जाइए यहाँ से। एक दफा अपनी बात निकल जाइए, दोबारा इस घर में वापस मत आना। बेटा साहब इसको तो मैं अच्छी तरह से जानता हूँ साहब। ये तो नीलिमा है, ये वो बोरीली चाल है ना, वहाँ पे रहती है। ये तो हम भी जानते हैं कि तू इसे जानता है। दिन में 36 बार कॉल करती थी तुझे। कैसे जानता है नीलिमा? अरे साहब अपन इसको कस्टमर दिलाता है साहब। कस्टमर? हाँ साहब, ये धंधा करती है साहब। अभी से नहीं 20 साल से साहब। बीच में पता नहीं उसको क्या हो गया। ऐसी इज्जत की जिंदगी जीने का मौका और बार नहीं मिलता। मैं सब धंधे से दूर जाना चाहती हूँ। अरे इतने लंबे समय तक जितना अच्छा धंधा तेरा चल रहा है ना, उतना किसी का नहीं चलता है। कब तक ऐसे कटी पतंग की जिंदगी जीऊं मैं? कोई सहारा भी तो चाहिए ना। हाँ एक बार धोखा हुआ था, क्योंकि उस आदमी ने मेरे बेटे मुकेश को अपना नाम देने से इनकार किया। लेकिन इस बार नहीं, इस बार एक बढ़िया मौका मिला है मुझे सब कुछ सुधारने का, एक सुकून की जिंदगी जीने का, एक नई जिंदगी। अरे लेकिन नीलिमा मैं कस्टमर लोगों को क्या जवाब दूंगा? हाँ एक बार सोच ले। सोच लिया तो निकल यहाँ से मुश्ताक। साहब उसके बाद उसने मेरा फ़ोन उठाना ही बंद कर दिया साहब। और फिर मैंने भी कस्टमर लोगों को मना कर दिया। पता नहीं किस रात के प्यार ने पूरे धंधे की एक रात में वाट लगा दी साहब। फिर उसके प्यार ने हवा दे दिया साहब। उसके बाद उसने मुझे सामने से फ़ोन किया। मुश्ताक कस्टमर दिला देना। खा गई ना धोखा, तभी बोला तो सुनी नहीं। अब मैं कहाँ से लाऊं कस्टमर? तक लेकिन मुझे पैसों की बहुत जरूरत है, कुछ कर देना मुस्ताक। अगर होगा तो बताता हूँ मैं, ठीक है? आखिरी कस्टमर कौन था? मुझे नहीं मालूम साहब। और इस उम्र में उसको कौन कस्टमर लाके देगा साहब? अच्छा, उसने कभी ये बताया कि उसे पैसों की जरूरत क्यों थी? नहीं साहब, अपन सब इस पचड़े में नहीं पड़ता ना साहब। किसी रवि वाघमारे को जानता है? नहीं साहब, ऐसा नाम तो मैंने कभी सुना ही नहीं। सच बोल रहा है? सही में साहब। चल निकल। हाँ सर, मेरा मिलना हुआ था नीलिमा जी से। एक्चुअली मेरे कॉलेज का प्रोजेक्ट था, जिसकी वजह से मैं ऐसी औरतों का इंटरव्यू कर रही थी जो पैसों के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करती हूँ। उनके बारे में जान रही थी ताकि मैं अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाऊँ, एक रिसर्च टाइप। अपनी रिसर्च के दौरान जब आप नीलिमा के साथ थी, तब आपको ऐसा लगा कि उन्हें कोई परेशान कर रहा है, या उन्होंने कभी खुद जिक्र किया हो कि उन्हें अपनी जान का किसी से खतरा है? नहीं सर, ना ही मुझे ऐसा लगा और ना ही उन्होंने शेयर किया मेरे साथ। इनफैक्ट जब मैं उनसे मिली तब उन्होंने ये काम छोड़ दिया था। वो किसी एनजीओ के लिए काम कर रही थी, कोई एनजीओ जो फीमेल वेलफेयर के लिए काम करता है। अच्छा, किसी रवि वाघमारे के बारे में सुना आपने? नहीं सर, ऐसा तो कोई नाम नहीं सुना। ओके, थैंक्स फॉर कमिंग। आप जा सकते। थैंक यू सर। सर मुझे लगता है धंधे में वापस आने की बात नीलिमा सबसे छुपा रही थी। मुश्ताक उसे कस्टमर दे नहीं रहा था, तो हो सकता है नीलिमा कस्टमर्स को डायरेक्ट अप्रोच कर रही हो। पाटिल,
हो सकता है ये रवि नाम का नंबर इसी दौरान नीलिमा के कांटेक्ट में आया। गोराई खाड़ी के आसपास के लॉज और होटल में पता करो। हो सकता है नीलिमा किसी कस्टमर के साथ वहां गई। ओके सर। एक मिनट रुक, तो इधर ही रुक। हाय गो, कितना काम करती है तू? पूरा दिन ट्यूशन ट्यूशन, एक पल भी चैन की सांस नहीं लेती। कहाँ हाल केला है? बाल तो देख कितने गंदे हो रहे हैं। क्या हुआ बालों को? अच्छे ही तो है। रुक जा। नहीं, मैं वक्त देता हूँ। अरे प्रॉब्लम क्या है आपकी? क्यों बार बार यहाँ चले आ जाते हो? चाहिए क्या आपको? मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए बेटा। कौन सा परिवार? हमारी तरह और भी परिवार होंगे ही आपके। वहाँ क्यों नहीं चले जाते? या किसी ने घास नहीं डाली अभी तक? मनीषा, ये ना कल सुधरे थे, ना आज सुधरे हैं और ना कल सुधरेंगे। हम तुला दाखवतो। ये आजी का फोटो है। तुझे दिखाना नहीं चाहती थी। तेरी आंखों पे जो पट्टी लगी है ना, उसको निकालने के लिए तेरा ये देखना जरूरी है। अरे बेटा, ये तुम्हें गलत लग रहा है? ये तो मैं बेटा वो चुप! कहीं बोलू ना। दोबारा इस घर के या मेरे माँ के आसपास भी दिखे ना तो जान से मार दूं। मनीषा! बाळा, काय झालंय तुला? आजकल गुस्से में तू किसी की नहीं सुनती। आई प्लीज, तो उनको मेरी नजरों से दूर ही रखा था। मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। उन्हें देखकर ना मुझे वो सारी बातें फिर से याद आती है। मेरी जो मर्जी होगी करूंगा। मेरे रास्ते में मत आ, ये तो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दूंगा। आज इतने सालों बाद उनका कोई सहारा नहीं है तो उनको फैमिली की याद आती है। आज इतने सालों हम सबसे दूर रह के उन्हें ये तो समझ में आ ही गया है कि अपने परिवार से दूर होके उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। उनका उस औरत से मन भर गया होगा और अय्याशी करने के लिए पैसे खत्म हो गए होंगे। अब बीमारी पकड़ेगी तो कोई तो चाहिए ना देखभाल करने के लिए। तेरी शादी हो जाएगी, तू ससुराल चली जाएगी, तब मेरी देखभाल कौन करेगा? मैं। और कौन करेगा? मतलब अपने ससुराल में रह के तू मेरी देखभाल कैसे करेगी? मैं उसी लड़के से शादी करूंगी जो तुझे भी माँ सम्मान प्यार देगा, तेरी भी उतनी ही केयर करेगा और हम दोनों को कभी अलग नहीं करेगा। सर उस मुश्ताक का फोन आया था। उसके पास नीलिमा से जुड़ी खबर है। कैसी खबर? सर उसका कहना है इन दिनों राखी नाम की एक लड़की के साथ नीलिमा को देखा गया था। ये राखी भी नीलिमा की तरह इसी धंधे में शामिल है। सर दोनों का काफी बार झगड़ा भी हुआ है। कहाँ रहती है ये राखी? 3 डोंगरी चौक। इस राखी से चल के पूछताछ करते हैं, शायद कुछ पता चले। नीलिमा के साथ तुम्हारा झगड़ा क्यों हुआ था? अरे साहब, एडी है वो। 40-42 की उम्र हो गई और मुझे कहती है कस्टमर लाके दो। मैं कहाँ से कस्टमर लाके देती उसे? मैंने पूछा कि तुम्हारा उसके साथ झगड़ा क्यों हुआ? साहब, मैंने उसे देखा था अपने कस्टमर से बात करते हुए। मैंने उसे बहुत बार मना किया। मैंने कहा ना कि मेरे कस्टमर से दूर रहना। उम्र ढल गई तेरी, चल निकल यहाँ से। चुप कर, तेरा ही कस्टमर ना मेरे पास आया था। मेरा कस्टमर है, चल निकल यहाँ से। इसके बाद भी नीलिमा नहीं मानी। उसने तेरे 2-4 कस्टमर तोड़ ही लिए, तो बहुत गुस्सा आया होगा ना तुझे? कहाँ है नीलिमा? किसके साथ मिलके गायब किया उसे? मैंने नहीं मारा उसे, मेरे धंधे की कसम साहब। मुझे नहीं पता वो कहाँ है, आई शपथ। अभी हम जा रहे हैं, लेकिन तू शहर छोड़ के मत जाना। साहब, मेरे कानों को एक खबर लगी, अगर आपको तो बताऊं। कैसी खबर? मैंने सुना है कि नीलिमा को पैसे की जरूरत है,
इसलिए आजकल वो एक लड़की की डील कर रही है। ठीक। नीलिमा जिन जिन लड़कियों के साथ कांटेक्ट में थी, मुझे उन सब के नंबर चाहिए फौरन। ओके सर। सर आप लोग, मेरी आई का कुछ पता चला क्या? मुकेश, तुम्हें जरा भी अंदाजा है कि तुम्हारी आई काम क्या करती है? जी सर। सर वो पैसों के लिए दूसरे मर्दों के साथ, सर इससे मुझ पे और मेरे करियर पे कोई असर ना हो इसलिए उन्होंने मुझे हमेशा अपने से दूर रखा। सर एक शहर में होते हुए भी मैं बचपन से यहाँ अपनी मौसी के साथ रहा हूँ। पर सर ये सब बातें काफी पुरानी हैं। मैंने इसे कितनी बार कहा कि यहाँ आकर हमारे साथ रहें। ये ले गर्मा गर्म रोटी। अरे आई बस बस, 4 रोटी भी कोई खाता है क्या? दिन बे दिन सूखता जा रहा है तू। आजकल के लड़के ना सिर्फ चिप्स और कोल्ड ड्रिंक्स पे जीते हो तुम लोग। कितनी सूखत चल रहा है तू गधड़ा। हाँ, मौसी खिलाती नहीं क्या तुझे? बात करूँ उससे मैं? अरे उनसे क्या बात करनी आई, आप भी वहीं आ जाओ, खुद ही मेरा ध्यान रख लेना। हाँ? और वैसे भी आई, अगले महीने मेरा कॉलेज का रिजल्ट आ जाएगा, फिर मुझे आराम से किसी भी इंटरनेशनल कॉल सेंटर में काम मिल जाएगा। पर तुझे तो मेडिकल करना था ना? करना तो है आई, पर इतने पैसे लगते हैं कि क्या बोलूं। 15-18 लाख से कम में बात नहीं बनेगी। तू खर्चे की चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। शायद इसी वजह से तुम्हारी आई हाल फिलहाल में पैसे इकट्ठा कर रही थी अपनी पुरानी कमाई के जरिए से। कौन कौन टच में था तुम्हारी आई? सर मुझे नहीं पता। किसी रवि वाघमारे या मनीषा को जानते हो? तुम्हारी आई से इनकी फोन पे बहुत बात होती थी। नहीं सर, मैंने आई के मुंह से ये दोनों नाम कभी नहीं सुने। ठीक। सर शायद पैसों की जरूरत ने नीलिमा को वापस से उसी दलदल में खींच लिया होगा। लेकिन ये रवि वाघमारे, इस नाम की फेक आईडी वाला नंबर कौन यूज कर रहा होगा सर? पाटिल, हो सकता है किसी से कोई पुरानी दुश्मनी हो सकता है इस मुश्ताक ने कोई कांड किया। वैसे भी इन दिलालों की ईगो सबसे ज्यादा हर्ट होती है। ऐसी ही कोई ठेस हो सकता है नीलिमा से मिली हो। इस मुश्ताक पे नजर रखो। सर मैंने नीलिमा की कॉल डिटेल फिर से चेक करी, उसमें मनीषा के अलावा कोई और यंग लड़की नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मनीषा ने हमसे झूठ बोला? पाटिल, उसके कॉलेज में पता करो, क्या वो वाकई ऐसे किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व थी जिसकी वजह से वो पेशा करने वाली औरतों के कांटेक्ट में आई? सर मैंने कॉलेज अथॉरिटी से बात की। सर वहाँ के टीचर्स और स्टूडेंट का कहना है कि मनीषा ऐसे किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व नहीं थी जिसमें उसको देह व्यापार से जुड़ी औरतों से मिलना पड़े। सर इनफैक्ट वो तो रेगुलर कॉलेज भी नहीं जाती थी, कॉरेस्पॉन्डेंस के थ्रू अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। पाटिल, यकीनन मनीषा ही वो लड़की थी जिसका सौदा होने वाला था। और रवि वाघमारे की फेक आईडी पे जो नंबर लिया गया उसे वो तीसरा आदमी इस्तेमाल कर रहा होगा जिसकी दिलचस्पी थी मनीषा को खरीदने में। चलो मनीषा के घर चलो। सर मनीषा यहीं रहती है? हो साहेब, काय झालं? काय मनीषा, आप माँ है उसकी? हाँ मैं माँ हूँ उसकी। वो तो अभी ट्यूशन पढ़ाने गई है साहब। अब तक तो आ जानी चाहिए थी पर आज शायद लेट हो गया। अच्छा, वो किन किन स्टूडेंट्स को ट्यूशन पढ़ाती है? साहब मैंने एक डायरी में सब लिख के रखा है, मैं आंटे। साहब इसी डायरी में मैंने सब कुछ लिखा है कि वो कहाँ ट्यूशन पढ़ाने जाती है, कितने बजे जाती है। पर हुआ क्या है साहब, सब ठीक तो है ना? बताते हैं। जी, हमें मनीषा के बारे में जानकारी चाहिए। क्या मनीषा आज आपके बेटे को ट्यूशन पढ़ाने आई थी? नहीं सर, वो तो 2-3 दिन से नहीं आई। जब मैंने उसको फोन किया था तो वो बोल रही थी कि वो बीमार है। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी उससे? कल ही बात हुई थी उससे सर मेरी। सर मनीषा जिन जिन जगह ट्यूशन पढ़ाने जाती थी वहाँ उसने झूठ कह रखा था कि वो बीमार है, लेकिन उसकी माँ को यही लगता था कि वो ट्यूशन पढ़ाने जाती है। वहीं दूसरी ओर जब वो हमें मिली तब भी उसने झूठ कहा कि वो नीलिमा से किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में मिली थी। अब सर इन सारे झूठों के बाद तो एक ही बात साफ होती है कि दाल में काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। पाटिल, मनीषा का कॉल डिटेल और लोकेशन चेक करो। आसपास के हर पुलिस स्टेशन में इसका फोटो सर्कुलेट करो। मुझे लगता है लोकेशन की डिटेल से हमारी आधी पिक्चर तो क्लियर हो ही जाएगी। जरूर नीलिमा की लास्ट लोकेशन पे इस मनीषा का फोन भी एक्टिव मिलेगा।
जहां नीलिमा का सच पुलिस के लिए शॉकिंग था, वहीं उसकी गुमशुदगी कई सवाल लिए खड़ी थी। अपने बेटे को आगे पढ़ाने की चाह में और एक नई जिंदगी जीने की उम्मीद में वो अचानक कहां गायब हो गई थी। दूसरी तरफ मनीषा की कोई खबर नहीं थी। मनीषा को अपना पिता सुनील फूटी आंख नहीं सुहाता था। आखिर क्या कनेक्शन था मनीषा और नीलिमा के बीच? ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में कब, कैसे और क्यों आई थी? कहीं मनीषा की गुमशुदगी के पीछे उसके रिश्तों की कड़वाहट तो नहीं थी? पुलिस मनीषा और नीलिमा दोनों की खोज में लगी थी। सर आपका शक सही निकला। सर 16 अक्टूबर को मनीषा का फोन की लोकेशन ठीक उसी खाड़ी के पास थी जहाँ पे नीलिमा के फोन की लास्ट लोकेशन थी। बट एक बात तो क्लियर है, ये नीलिमा और मनीषा के तार जुड़े हुए हैं। सर हो सकता है पहले नीलिमा ने अपने आप को अंडरग्राउंड किया हो और उसके बाद मनीषा को किसी के हाथों बेच दिया हो। पाटिल, फौरन इस नीलिमा के नाम का रेड अलर्ट जारी करो और इसका बेटा मुकेश, उसका फोन टैप करो और अपना एक कांस्टेबल उसके पीछे लगा दो। उसके पल पल की मूवमेंट पे नजर रखो। ओके सर। हेलो, हाँ बोला। क्या सर? पेट्रोलिंग टीम को एलटी रोड नाले के पास एक लाश मिली है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और फॉरेंसिक टीम को भी इन्फॉर्म करो। मनीषा की मां को भी खबर करो। सर मनीषा, 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 अरे मनीषा। सुजाता जी, हम जानते हैं कि सवाल जवाब करने के लिए सही समय नहीं है। आपने अपनी बेटी को, लेकिन हो सकता है कि आपका एक जवाब हमें वो क्लू दे दे जिसकी वजह से आपकी बेटी के कातिल जेल की सलाखों के पीछे हो। क्या मनीषा की किसी से कोई दुश्मनी थी, या कोई ऐसा जिसे मनीषा नापसंद करती थी? क्या कभी उसने किसी नीलिमा नाम की औरत के बारे में आपको कुछ बताया? बाजी, मनीषा अपने आप में खुश रहने वाली और अपने काम से काम रखने वाली लड़की थी। पढ़ाई और ट्यूशन के अलावा उसका दिमाग कहीं चलता नहीं था। किसी से ज्यादा घुलना मिलना उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक फिक्स ऑटो वाला था, उसी की रिक्शा में वो आया जाया करती थी, पर काम खत्म करते ही वो तुरंत घर आ जाती थी। शायद फिक्स रिक्शा वाला? मनीषा कहीं भी उसी के साथ आया जाया करती थी। उसका नाम अमित है। कोई और ऐसा जिसे मनीषा नापसंद करती हो? सुनील, मनीषा के बाबा सुनील, उनसे मनीषा की कभी नहीं बनी। इतना जबरदस्त झगड़ा हुआ था उन दोनों में। मनीषा ने सामान के साथ सुनील को घर से बाहर कर दिया था। सुनील का तो हाथ भी उठ जाता, पर उन्होंने अपने आप को रोक दिया। ये सुनील कहाँ रहता है? अंधा हो गया था सर। मैंने जो गलती की, भगवान वो किसी और से ना करे। उस औरत के लिए मैंने अपनी बीवी को छोड़ दिया, अपनी बेटी को छोड़ दिया, और सर उसी औरत ने मुझे धोखा दिया। उसके बाद ही मुझे समझ आया। लेकिन सर मनीषा नहीं चाहती कि मैं उनकी जिंदगी में वापस आऊं। उसने मुझे घर से धक्के देके निकाल दिया। सोचा था सर इतने सालों की नफरत है कम हो जाएगी, लेकिन हुई नहीं, और उसने मुझ पे हमला करवा दिया। आपने हमलावर को देखा था? नहीं सर, वो हमला पीछे से हुआ था, सर पर। सर जब आँख खुली तो मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। और सर जब मैंने इस बारे में मनीषा से बात की तो पर के हाथ जोड़ता हूँ, पाँव पड़ता हूँ, बेटा मुझे एक मौका दे दे बेटा, मैं तुम लोगों के बिना नहीं रह सकता बेटा। अगर दोबारा मेरी आई की जिंदगी में या मेरे घर में आने की कोशिश की तो मैं पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगी कि आपने मेरा रेप करने की कोशिश की। फिर जिंदगी भर हवालात में सड़ते रहना। वो बहुत जुनूनी लड़की थी सर, कुछ भी कर सकती थी। इसलिए तुमने एक बार में ही उससे छुटकारा हासिल कर लिया? नहीं सर मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मेरी बच्ची है सर मैं उसे क्यों मारूंगा? और फिर सर वो गलत भी तो नहीं थी। मेरे ही पाप मेरा पीछा नहीं छोड़ रहे। चलो नीलिमा की गुमशुदगी
अब भी एक पहेली बनी हुई थी, उसका अब तक कुछ पता नहीं चला था। कहते हैं इंसान जो बोता है वही काटता है। सुनील ने रिश्तों की अहमियत को कभी नहीं समझा और उसमें इतनी कड़वाहट घुल गई कि जहर का रूप ले लिया। सुनील पर हुआ हमला क्या एक सच्चाई है या फिर ये एक नाटक है? जैसे जैसे केस आगे बढ़ रहा था कई खुलासे हो रहे थे, लेकिन कुछ राज अब भी ऐसे थे जो सर छिपाए हुए थे। पुलिस ने कोई दिशा नहीं छोड़ी। सर ये सुनील तो पूरा दिवालिया हो चुका था। इसे उस घर में शेल्टर चाहिए था जो कि मनीषा के रहते पॉसिबल था नहीं। हो सकता है इसी वजह से उसने उसे अपने रास्ते से हटा दिया। पाटिल, ये सुनील मनीषा से कनेक्टेड था और मनीषा नीलिमा से। चलो मान लेते हैं कि सुनील ने ही मनीषा का कत्ल किया, तो नीलिमा कहाँ है? उसकी लास्ट फोन लोकेशन से भी हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा। इस सुनील की कॉल और लोकेशन डिटेल्स निकालो, इस पे अच्छे से नजर रखो। इसकी दिनचर्या क्या है, कहाँ जाता है, किस किस से मिलता है, इसके हर मूवमेंट को ट्रैक करो। सर ये रहे मनीषा के पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक रिपोर्ट। शायद मनीषा ने मरने से पहले अच्छा स्ट्रगल किया होगा और उसके नाखूनों में मिलने वाला मेकअप बेस उस अटैकर का ही है। पाटिल, मैं 99% श्योर हूं कि मनीषा पर अटैक करने वाली कोई लड़की ही थी। नीलिमा के घर से उसके कॉस्मेटिक सैंपल इकट्ठा करो और मनीषा के नाखून में मिलने वाले मेकअप बेस से मैच करो, क्योंकि नीलिमा और मनीषा दोनों कॉन्टैक्ट में थे। और उस रवि वाघमारे की कुछ लीड? नहीं सर। और वो ऑटो ड्राइवर जिसके साथ मनीषा आती जाती थी, उसका कुछ पता चला? हाँ सर, उसे बुला लिया है पूछताछ के लिए। तो मनीषा सिर्फ तुम्हारे साथ आती जाती थी? जी सर, कभी घर कभी ट्यूशन। उनको जब भी ऑटो की ज़रूरत होती थी वो मुझे फ़ोन कर देती थी। मैं उनको वहाँ से पिकअप करके उनको जहाँ जाना था वहाँ ड्रॉप कर देता था। सिर्फ तुम्हारे साथ ही आती जाती थी? तो कभी उसकी किसी से कोई ऐसी झड़प हुई जिसकी वजह से कोई उसे जान से मार दे? सर गुस्सा तो उनके नाक पर ही रहता था, पर दिल की बुरी नहीं थी बेचारी। अरे वाह, तो तुमने BMS किया हुआ है, फिर तुम ये रिक्शा क्यों चला रहे हो? मैडम मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, ना माँ बाप ना कोई और। अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, उसी के लिए पैसे जमा कर रहा हूँ। अरे पर इतनी अच्छी डिग्री के साथ तुम कोई अच्छी खासी नौकरी भी तो कर सकते हो। ये रिक्शा चलाने की क्या जरूरत है? वो क्या है ना मैडम, अपने देश में केवल 3 चीजें चलती हैं, अनशन, रिजर्वेशन और डोनेशन। और इन तीनों चीजों के लिए ना मेरे पास औकात है और ना किस्मत। अपनी किस्मत तो इन 3 पहियों पर है, रोज चलाओ रोज कमाओ। इसके लिए ना औकात लगती है ना किस्मत। आप देखिएगा मैडम जी, बहुत जल्दी मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। That's great। अगर कोई हेल्प की जरूरत पड़ी तो जरूर बता देना। सर वैसे तो किसी के घर की बात ऐसे बतानी नहीं चाहिए, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जब भी अपनी माँ से फोन पे बात करती थी अपने पिताजी को लेके बहुत परेशान लगती थी। आई तो फिर से वो लेके बैठ गई। आई मैं तुझे दोबारा बता रही हूँ, वो मेरा बाप नहीं है। क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तुम अपने काम से काम रखो, वरना मैं दूसरा ऑटो कर लूंगी। अच्छा, तुमने कभी मनीषा को गोराई खाड़ी के आसपास छोड़ा या कभी आना जाना हुआ? नहीं सर, गोराई खाड़ी के पास तो कभी जाना नहीं हुआ। उनके सारे ट्यूशंस लिंक रोड या SV रोड पे ही थे। ठीक है, तुम जा सकते हो। जरूरत पड़ेगी तो दोबारा बुलाएंगे। ठीक है सर। ये इम्पॉसिबल है सर, मेरी आई कुछ गलत नहीं कर सकती। सर वो तो बहुत अच्छी है, उन्होंने मेरे लिए जो सेक्रीफाइसेस किए हैं ना, मैं उन्हें कभी नहीं भूल सकता। सर मुझे पाला पोसा बड़ा किया, कभी कोई कमी नहीं छोड़ी सर। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी पढ़ाई पे होने वाले खर्च को निकालने का शॉर्टकट तरीका उनका? लड़की के बदले बहुत बड़ी रकम मिलने वाली थी उन्हें। नहीं सर, वो तो खुद इस दलदल से निकलने की दिन रात कोशिश कर रही थी। वो भला किसी को इस दलदल में क्यों डाले सर? तो उन्होंने मनीषा को क्यों मारा? मैं नहीं मानता कि मेरी आई ने किसी का खून किया है। सर वो ऐसा नहीं कर सकते। हेलो, हाँ बोला। ठीक सर। तुम बैठो बाहर, हम आते हैं अभी। विक्टिम की बॉडी देखकर लगता है कि ये भी नीलिमा की उम्र की ही होगी। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और नीलिमा के बेटे मुकेश को आइडेंटिफिकेशन के लिए बुलाओ। तू खर्चे की चिंता मत कर, मैं हूं ना। तू सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान दे। सर नीलिमा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मौत 10 से 12 दिन पहले हुई थी।
यानी कि जिस दिन वो गायब हुई थी उस दिन से। सर मौत सिर पे पत्थर मारने की वजह से हुई थी और विक्टिम के हाथों में कुछ बाल मिले सर, जो कि किसी औरत के हैं। नीलिमा की मौत मनीषा की मौत से पहले हुई थी। पाटिल, इन बालों का डीएनए मनीषा के डीएनए से मैच करो। पुलिस को अब तक यही लग रहा था कि मनीषा की मौत के पीछे नीलिमा का ही हाथ है और हत्या करके वो कहीं फरार हो गई है। ये दोनों अलग अलग रहने वालों के बीच ऐसा क्या कनेक्शन था कि दोनों को ही मौत के घाट उतार दिया गया। केस का यह पड़ाव पुलिस को एक ऐसी दिशा में ले जा रहा था जहां तहकीकात के रास्ते में कई उलझनें थी, लेकिन दोनों मर्डर्स के तार को जोड़ते जोड़ते पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए दिन रात एक कर रही थी। सर ये रही डीएनए रिपोर्ट। इसका मतलब है कि मनीषा ने ही नीलिमा को मारा है। तो फिर मनीषा को किसने मार डाला? और मनीषा के नाखून में मिले क्रीम के सैंपल्स नीलिमा के घर में मिले मेकअप के सामान से मैच कैसे हुए? सर हमें ना तो मर्डर वेपन मिला है, ना कोई ऐसा शख्स जो इन दोनों में कॉमन हो। पाटिल, इस केस की कोई एक कड़ी है जो हमसे छूट रही, और जब तक ये कड़ी हमारे हाथ नहीं लगती, मुजरिम के हाथ में हथकड़ी नहीं लग पाई। मुझे लगता है हमें एक बार फिर से इस केस को रिविजिट करना चाहिए। नीलिमा गायब हुई थी 16 अक्टूबर को। इसके साथ जुड़े थे मुश्ताक और राखी और एक फेक आईडी जो रवि वाघमारे के नाम से ली गई। मनीषा की लाश हमको मिलती है 31 अक्टूबर को। मनीषा का खून किसने किया, यह अभी तक एक सवाल है। और मनीषा की जिंदगी में कौन था? मनीषा को नफरत थी अपने पापा सुनील से, और सुनील का नीलिमा से कोई रिलेशन नहीं। पॉसिबल है सर। यह तो क्लियर है कि मनीषा ने ही नीलिमा को मारा, और नीलिमा के हाथ में मनीषा के बाल इन दोनों के बीच हुई झड़प के दौरान आए हों, और मनीषा ने खुद को बचाने के लिए नीलिमा को मारा होगा। पॉसिबल है सर। फिर कुछ दिनों बाद किसी ने मनीषा को मार डाला, और मनीषा के नाखूनों में जो मेकअप क्रीम मिली वो नीलिमा की मेकअप क्रीम से मैच करती थी। अब नीलिमा मनीषा को नहीं मार सकती क्योंकि नीलिमा खुद कुछ दिन पहले मर चुकी है। एक बात तो कंफर्म है सर, कातिल कोई भी है वो औरत है, क्योंकि हमें मनीषा के नाखून से क्रीम मिली। 2 फीमेल विक्टिम्स हैं और 2 फीमेल किलर्स। पाटिल, रवि वाघमारी की फेक आईडी से लिया गया वो नंबर जिससे नीलिमा की अक्सर बात हुआ करती थी, वो जिस सेल फोन से यूज होता था उसमें कोई नया नंबर एक्टिव हुआ? नहीं सर। पाटिल, उस नंबर की डिटेल्स एक बार फिर से चेक करो। उस नंबर से किन किन लोगों से बात हुई, किस किस लोकेशन पे वो एक्टिव था, सब चेक करो। सर इस रवि वाघमारे नाम की फेक आईडी से लिए गए नंबर से अक्सर नीलिमा को कॉल किया जाता था। सर एक और नंबर है जो किसी और का, जिसके नाम पर भी ये नंबर है उसकी कुंडली निकालो। ओके सर। रिया राजपूत कौन है? वो रिया। क्या हो? यस सर। रवि वाघमारे को कैसे जानती हो? सर मैं किसी रवि वाघमारे को नहीं जानती। 44457 इस नंबर से बहुत बार बात होती है तुम्हारी। सर मुझे सारा दिन में इतने सारे कस्टमर्स के कॉल्स आते हैं कि मैं क्या बताऊं। ये भी कोई कस्टमर ही होगा, मैं किसी को नाम से नहीं पहचानती। हाँ इसके इतने सारे कॉल्स आए हैं तो ज़रूर इसकी डिलीवरी थोड़ी लेट से हुई होगी। अपना सेल फोन दो। सर नंबर सेव नहीं। ठीक है सर, अगर कोई और केस होता तो मैं इस बात पे गौर नहीं करता। हालांकि मनीषा के कातिल का क्लू भी हमें मनीषा के नाखून में मिले मेकअप क्रीम से मिला है। सर इस रिया ने भी काफी मेकअप किया हुआ था। सर हो ना हो इस रिया का कुछ तो लेने देना है इस केस से। मुझे इस रिया के पिछले 3 महीने के कॉल रिकॉर्ड्स और लोकेशन डिटेल्स चाहिए। देखते हैं कि 31 अक्टूबर के दिन, जिस दिन हमें मनीषा की लाश मिली, इस रिया के सेल की लोकेशन क्या थी? ओके सर। हेलो सुनो, तुम मुझे आधे घंटे में आके मिलो। नहीं मुझे कुछ अर्जेंट बात करनी है। हाँ जल्दी आओ। सर रिया की डिटेल मिलने के बाद केस आईने की तरह साफ हो चुका है। 31 अक्टूबर को मनीषा का फोन जिस लोकेशन पर एक्टिव था और उसका मर्डर हुआ था, ठीक उसी जगह उसी वक्त रिया का फोन भी एक्टिव था। फौरन इस रिया को अरेस्ट करते हैं। रिया कहाँ है? सर रिया आपके जाने के बाद कुछ काम से अर्जेंट निकल गई, वापस अभी तक लौटी नहीं। नंबर लाओ उसका। सर नंबर स्विच ऑफ जा रहा है। हमें रिया का एड्रेस दीजिए फौरन। जी सर। कौन सा घर है? सर ये वाला। सर रिया तो थोड़ी देर पहले ही घर से निकली है।
अरे तू कहाँ जा रही है? मौसी की, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कहाँ रहती है उसकी मौसी? सर हम दोनों 2 साल से एक साथ ही रहते हैं। मुझे बस इतना पता है कि वो अनाथ है और तलाकशुदा है। मुझे कभी उसने अपने मुंह से नहीं बोला कि इसका कोई यहाँ रिलेटिव या रिश्तेदार यहाँ रहता है। कितना वक्त हुआ ऐसे निकले हुए? आधे घंटे से ऊपर हुआ सर। चलो। फौरन रिया के अपडेटेड कॉल रिकॉर्ड्स मंगाओ। अगर वो फरार है तो हमसे घबराकर उसने किसी को कॉल जरूर किया होगा। उसने जिसे भी कॉल किया है उसे ट्रैक करो। वी हैव टू कैच हर। हेलो तांबे, एक नंबर नोट करो। क्या हुआ सर? मोबाइल दे। सर बात क्या है? मोबाइल दे। सर, क्या हुआ? अरे भाई क्या हुआ, क्या बताइए तो। बोल, क्या खिचड़ी पक रही थी? मनीषा मेरी गर्लफ्रेंड थी। तो इस तरह फायदा उठा रहा था खुद के पढ़े लिखे होने का? सर बात अफेयर तक तो ठीक थी, पर पिछले कुछ दिनों से वो मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मैं उसके बाप को मार दूं। क्या कहने बिना मैंने उसके बाप पे एक छोटा सा हमला भी किया था। सर अमित और मैं पिछले 3 महीनों से रिलेशनशिप में थे। हम दोनों ने तय किया था कि हम शादी करेंगे, लेकिन वो मनीषा अमित को बहुत परेशान कर रही थी। उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी थी, उसे पाना चाहती थी। इनफैक्ट मैंने मनीषा को समझाया भी, लेकिन वो समझी ही नहीं। अमित, तुम इसे बताओ तुम मुझसे कितना प्यार करते हो और हमारी शादी होने वाली है। अमित बोलो ना इसे जाने के लिए, कौन है ये और हमारे बीच में क्यों आ रही है? तुम बोलो इसे। मैं बीच में नहीं आ रही, तू बीच में आ रही है। अमित सिर्फ मेरा है। अब चुपचाप पतली गली से निकल ले, वरना ऐसा हाल करूंगी ना तो याद रखेगी, समझी? तू क्या करती है? मैं तुझे दिखाती हूँ। और नीलिमा, उसे क्यों मारा? नीलिमा? सर मैं किसी नीलिमा को नहीं जानती। सर मेरा यकीन कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ। सर नीलिमा मेरी गर्लफ्रेंड थी, वो वक्त की मारी हुई थी, बहुत टूट गई थी। मैंने उसको थोड़ा सहारा दिया तो वो सीरियस हो गई। सर मैं उसको बहुत प्यार से समझाया था कि देख मजे करने तक ठीक है, पर धंधे वाली को कोई घर वाली थोड़ी बनाता है। मैंने उसको कितना समझाया, वो मेरी बात सुन ही नहीं थी। इसलिए मैंने जाके मनीषा को सब कुछ बता दिया। मनीषा मुझको लेके बहुत पॉजिटिव थी, इसलिए उसने सबसे पहले उसको कॉल किया, नीलिमा को फोन करके कई बार समझाया। फिर मैंने नीलिमा को फोन करके कुराई की खाड़ी के पास बुलाया, ये कह के कि मैं अपने सारे जमा किए हुए पैसे उसको दे दूंगा, मगर बदले में उसे मुझे छोड़ना होगा हमेशा के लिए। सर मैं जानता था उसको पैसे की जरूरत थी। सुन, तू मेरे अमित की जिंदगी से निकल जा। अमित सिर्फ मेरा है और मैं बहुत जल्द इससे शादी करने वाली हूँ। सर मनीषा ने मेरा जीना हराम कर दिया था। दिन भर एक ही बात टेप की तरह रटती रहती थी कि मैंने तुम्हारा नीलिमा से पीछा छुड़ाया, अब तुम्हें मेरा काम करना होगा, मेरे बाप को मारना होगा। सर उसने मुझे धमकी देना शुरू कर दिया था कि अगर मैंने उसका काम नहीं किया तो मुझे नीलिमा के मर्डर में फंसा देगी। उसी दिन मैंने सोच लिया कि मैं इसका भी काम तमाम कर दूंगा। पढ़े लिखे थे, अच्छा करियर बना सकते थे, क्या मिला ये सब करके? तूने 2 इंसानों की जान ली, और वो भी वो इंसान जो तुझसे प्यार करते थे। ठीक है तुझ्यासाठी। कितनी सुंदर साड़ी है, बहुत महंगी होगी ना?
इतना पैसा क्यों खर्च किया? तूने जिंदगी में बहुत कुछ देखा और सहा है, तब तो मैं कुछ कर नहीं पाई, लेकिन अब मैं तुझे वो सारी खुशियां देना चाहती हूँ जो तू डिजर्व करती है। जिंदगी की पहेली को सुलझाने में जिंदगी ही बर्बाद कर ली। दुनिया की सबसे जटिल और रहस्यमय रचना है इंसानी दिमाग। इसकी असीम क्षमता और ताकत इसे अनोखा तो बनाती है, लेकिन कभी कभी ये दिमाग दहशत का कारण भी बनता है। हम क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करने वाले हैं, ये सब हमारे काबू में है। इसकी चाबी हमारे शरीर के उसी हिस्से में होती है जिसका नियंत्रण अगर हमारे हाथ में ठीक से हो तो ही ये फैसले सही तरीके से लिए जा सकते हैं। और अगर हम इस पर काबू ना रख पाए तो तकलीफ सिर्फ हमें नहीं, हमारे परिवार वालों, हमारे आसपास के लोगों और हमारे चाहने वालों को भी होती है। ऑटो चालक अमित कदम एक ऐसी मनोवृत्ति का शिकार था जहां उसे अपनी अहमियत के आगे इंसानी मूल्य भी छोटे लगने लगे थे। नीलिमा कभी इस नर्क में नहीं फंसना चाहती थी, लेकिन अपने बच्चे की खुशी और उसके उज्जवल भविष्य के लिए वो इस नर्क से गुजरने को तैयार हुई। और अपनी बेटी को खोने के बाद उसकी मां सुजाता के आंसू अब भी नहीं थमे हैं। याद रखें कि गलत मकसद से चुना गया रास्ता हमें गलत मंजिल तक ही ले जाता है, और वो मंजिल एक ऐसी मंजिल होती है जिसके आगे जिंदगी दम तोड़ देती है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। If you want to enjoy more Crime TV content like this, please subscribe to our channel and click the bell icon.